Hello, welcome. The topic now we are talking about it is interstitial lung disease. Let's understand what is interstitial lung disease is. पहले उसको समझने के लिए हम ये समझ लेते हैं कि इंटरस्टिशियम क्या होता है. तो फॉर एग्जाम्पल हियर इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एल्वियोलाई एंड द एसिनस एंड हियर आर द कैपिलरीज. तो ये वाला जो एरिया होता है ना, जो एल्वियोलाई और कैपिलरी के बीच में आ रहा है, विच आई एम हाईलाइटिंग विद द येलो कलर, दिस पर्टिकुलर एरिया इज द इंटरस्टिशियम. सो बेसिकली इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में ये जो येलो कलर वाला जो एरिया जो इंटरस्टिशियम है, दैट इज गोइंग टू बी हार्ड हो जाएगा, ये फाइब्रोस्ड हो जाएगा, ये थिक हो जाएगा. अगर ये इंटरस्टिशियम हार्ड हो जाता है, फाइब्रोस्ड हो जाता है, थिक हो जाता है, देन देर इज गोइंग टू बी डिफिकल्टी इन द डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस. कि जो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जाना था, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलना था, वो इतना आसानी से हो नहीं पाएगा. एंड दैट इज रेफर्ड एज द इंटरस्टिशियल लंग डिजीज. सो in short what we can say is interstitial lung disease is like a fibrosis of the interstitium. इसको roughly हम ऐसा मान लेते हैं कि this is the fibrosis of the interstitium. So because of that, अगर आप लंग के आर्किटेक्चर को देखोगे तो there is going to be a significant damage in the lung architecture. There is going to be fibrosis in the lungs like this. लंग्स के अंदर फाइब्रोसिस हो जाएंगे, लंग्स श्रिंक हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे. अगर लंग्स के अंदर फाइब्रोसिस हो जाता है, there is going to be decrease in the total lung capacity. There is going to be decrease in the residual volume. There is going to be decrease in vital capacity. In fact, हर एक चीज़ कम हो जाएगी ना, क्योंकि लंग से श्रिंक हो गए, लंग से श्रिंक हो गए तो सब कुछ ही कम हो जाएगा. नाउ व्हेन इट कम्स टू इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, हमें एक बेसिक आइडिया आ गया कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में इंटरस्टिशियम जो होता है वो थिक हो जाता है, हार्ड हो जाता है, फाइब्रोस्ड हो जाता है. नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि हाउ टू अप्रोच अ पेशेंट ऑफ इंटरस्टिशियल लंग डिजीज. ये जो ILD होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं. When it comes to ILD, what are the different types based on the etiology? This classification is very complicated. We'll try to make it as simple as possible. But आपको ये जो फ्लो चार्ट है ना इसको बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है. This flow chart is the main thing that we need to understand in the ILD. That how to approach a patient of ILD. This is what we are going to learn. So सबसे पहले जैसे मान लीजिए एक पेशेंट आया आपके पास, आपको लग रहा है उसके लंग्स में फाइब्रोसिस है. हमें पता करना है कि क्यों हुआ है. द फर्स्ट थिंग यू विल आस्क इज यू विल आस्क सर्टन एक्सपोजर्स. मतलब कि पेशेंट किसी ऐसे एनवायरनमेंट में तो नहीं है कि जिसमें कुछ ऐसी चीज़ों का एक्सपोजर हो रहा है जिससे लंग्स में फाइब्रोसिस हो रहा है. आप उससे पूछेंगे दैट आर यू वर्किंग इन एनी फैक्ट्री वेर यू हैव एक्सपोजर ऑफ ऑर्गेनिक डस्ट, कि ऑर्गेनिक डस्ट का एक्सपोजर तो नहीं है. द पेशेंट सेड नो, आई डोंट वर्क इन एनी सच फैक्ट्री. देन यू विल आस्क अबाउट इनऑर्गेनिक डस्ट, कि ऑर्गेनिक डस्ट या इनऑर्गेनिक डस्ट ऐसा कोई एक्सपोजर तो नहीं है. If he says no, then you will ask that have you ever exposed to a lot of radiation. कभी कभी क्या होता है पेशेंट को जब हम रेडियोथेरेपी देते हैं, there is a continuous radiation exposure is happening, so you will ask for the radiation exposure. If not, then you will ask that are you taking any drug which can lead to pulmonary fibrosis. आपने फार्मा में पढ़ा होगा, there are many drugs which can lead to pulmonary fibrosis and few of them are very important such as methotrexate. सो आपको पूछना है कि आप मीथियोट्रेक्सेट, अम्योडेरोन, नाइट्रोफेरेंटोइन, ब्लियोमाइसिन, बुसल्फान, इनमें से तो कुछ नहीं खा रहे. सो दीज आर द सर्टन ड्रग हिस्ट्रीज दैट यू हैव टू टेक. तो हमने पेशेंट को पूछा दैट द पेशेंट को फाइब्रोसिस हो रखा था, तो बेसिकली ILD हो रखा था, तो हमें उसकी ईटियोलॉजी पता करनी थी. तो हमने उससे पूछा कि दैट आर यू वर्किंग इन एनी ऑफ सच फैक्ट्री वेयर यू हैव ऑर्गेनिक डस्ट एक्सपोजर, इनऑर्गेनिक डस्ट एक्सपोजर या रेडिएशन एक्सपोजर या फिर कोई ड्रग्स ले रहे हैं. तो उसने सब में मना किया. देन यू विल आस्क दैट आर यू सफरिंग फ्रॉम एनी एसोसिएटेड डिसऑर्डर. मतलब कि देर आर सर्टन डिसऑर्डर्स वेयर वी कैन हैव द फाइब्रोसिस इन द लंग्स. कुछ ऐसी डिजीज होती है जो लंग्स के अंदर ILD करा सकती है, जैसे कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस, स्क्लेरोडर्मा, SLE. सो वी आर आस्किंग दैट आपको इनमें से कोई डिजीज तो नहीं है. एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सार्कोइडोसिस, लिम्फेंजियोमायोमाटोसिस, eosinophilic lung disease. So these are the some of the disease which we will ask that आपको इनमें से कोई तो नहीं है.
और उसने कहा कि नहीं, मेरे को तो इनमें से भी कोई भी डिजीज़ नहीं है, देन वी आर अनेबल टू फाइंड द कॉज। यू सी, हमने सारी हिस्ट्री ले ली, ऑर्गेनिक डस्ट एक्सपोजर नहीं है, एसोसिएटेड कोई भी डिसऑर्डर नहीं है, देन वी विल से दैट इट इज गोइंग टूवर्ड्स इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, मीन्स इट इज गोइंग टूवर्ड्स इडियोपैथिक आईएलडी, ये इडियोपैथिक की तरफ जा रहा है। अब अगर इडियोपैथिक होता है तो इसको और कंफर्म करने के लिए वी विल डू द लंग बायोप्सी। हमने लंग बायोप्सी की, लंग बायोप्सी में हमें एक बहुत पिक्यूलियर पैटर्न्स देखने को मिलेंगे, उससे हमें थोड़ा आइडिया मिलेगा दैट इट इज़ विच टाइप ऑफ आईएलडी। तो जब हमने लंग बायोप्सी की, इन द लंग बायोप्सी यू माइट हैव सम डिफरेंट माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग, you might get something called as UIP pattern. I will tell you what is UIP pattern, what is NSIP pattern. We can get maybe RBILD pattern or D-squamative pattern, or we might get AIP pattern. तो इनमें से हमें कोई ना कोई पैटर्न देखने को मिलेगा लंग बायोप्सी में। इनकी फुल फॉर्म क्या होता है अभी हम आगे डिस्कस कर लेंगे, बट अभी के लिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि जब भी आपके पास आईएलडी का पेशेंट आएगा, जब भी उसको फाइब्रोसिस हो रखा है लंग में, तो हमें उसकी ईटियोलॉजी पता करनी है और कुछ इस तरीके से अप्रोच करना है। सबसे पहले तो देखना है एक्सपोजर, उसको पूछना है कि ऑर्गेनिक डस्ट, इनऑर्गेनिक डस्ट, रेडिएशन, ड्रग्स का कोई एक्सपोजर है, उसने कहा नहीं है। देन वी आस्क दैट आर यू सफरिंग फ्रॉम एनी ऑफ दीज डिसऑर्डर्स, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, स्क्लेरोडर्मा, इनमें से कुछ है क्या, तो उसने कहा नहीं है। देन विल से दैट ओके दिस इज इडियोपैथिक आईएलडी। इफ इट इज इडियोपैथिक विल डू अ लंग बायोप्सी, और लंग बायोप्सी में इनमें से हमें कोई ना कोई फाइंडिंग हमें माइक्रोस्कोप में देखने को मिलेगी। अगर हमें यूआईपी पैटर्न देखने को मिलता है, अगर हमें यूआईपी पैटर्न देखने को मिलता है, दिस इज कॉल्ड एज इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, दिस डिजीज इज कॉल्ड एज आईपीएफ, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। देखो, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस को आईएलडी से कंफ्यूज नहीं करना है। आईएलडी वाज इंटरस्टिशियल लंग डिजीज एंड आईपीएफ इज इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। सो जब हम लंग बायोप्सी करते हैं ना, तो जो सबसे मोस्ट कॉमन हमें बायोप्सी में फाइंडिंग मिलती है वो मिलता है यूआईपी पैटर्न। मोस्ट कॉमन हमें यूआईपी पैटर्न मिलता है, एंड देन वी कैन हैव द अदर पैटर्न्स, एनएसआईपी, आरबीआईडी, ये सब आ सकता है। तो अब हमारा जो मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न होगा ना, वो होगा ये आईपीएफ, इसको डिस्कस करना कि ये आईपीएफ क्या होता है, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आईएलडी हो गया। बाकी सब में तो बहुत क्लियर है ना यार कि अगर एक्सपोजर की वजह से हुआ है आईएलडी तो एक्सपोजर ठीक करना है, अगर इन सारी डिजीज की वजह से हुआ है तो इनको ठीक करना है। लेकिन अगर इडियोपैथिक हो रहा है तो फिर क्या करना है, तो इडियोपैथिक में मोस्ट कॉमन होता है यूआईपी पैटर्न। और अगर यूआईपी पैटर्न होता है तो उस डिजीज को हम बोल देते हैं आईपीएफ। अब हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन हो गया आईपीएफ। हम इस फ्लो चार्ट पे बार बार आएंगे और इस फ्लो चार्ट में ही सारी इन्फॉर्मेशन लिख देंगे। जिससे क्या होगा कि ये पूरा आईएलडी का टॉपिक समराइज होकर इस फ्लो चार्ट में आ जाएगा, जिससे हमारे मेजोरिटी हमसे एमसीक्यू जो होंगे वो इस फ्लो चार्ट से ही सही हो जाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस आईपीएफ। सबसे पहले बात करते हैं आईपीएफ की, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस की। अब इसमें नाम में समझ में आ रहा है कि देयर इज गोइंग टू बी पल्मोनरी फाइब्रोसिस एंड इट्स गोइंग टू बी इडियोपैथिक, मीन्स वी डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन व्हाई द फाइब्रोसिस इज हैपनिंग। बट एक थ्योरी है, ऐसा देखा जाता है कि जिन लोगों को जीईआरडी होता है, मीन्स द एसिड रिफ्लक्स होता है, तो क्या होगा कि जब एसिड का रिफ्लक्स होता है ना, तो ये एसिड ईसोफेगस से आता है और ये एसिड रिफ्लक्स होता है, तो देयर इज गोइंग टू बी सम माइक्रो ड्रॉपलेट्स, दैट माइक्रो ड्रॉपलेट्स कैन एंटर इन द ट्रेकिया में चले जाते हैं, और ये एसिड जो है, माइक्रो ड्रॉपलेट्स ऑफ द एसिड कैन गो इन द लंग्स एंड कैन लीड टू फाइब्रोसिस इन द लंग्स को वो एसिड जला देता है। ऐसा देखा जाता है जिनको आईपीएफ होता है जनरली उनको जीईआरडी भी होता है। जीईआरडी कैन लीड टू माइक्रो एस्पिरेशन ऑफ द एसिड and the micro aspiration of the acid will lead to idiopathic pulmonary fibrosis। ऐसा भी देखा जाता है कुछ पेशेंट में तो जीईआरडी होता है, और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर देयर इज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एज टीजीएफ बीटा। जिनको आईपीएफ होता है उनके टीजीएफ बीटा का लेवल ज़्यादा होता है, और टीजीएफ बीटा जो होता है वो फाइब्रोसिस करवाता है। आईपीएफ होने के दो पॉसिबिलिटीज़ है, वी डोंट नो द एग्जैक्ट मैकेनिज्म बट दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज़। या तो उन पेशेंट्स के अंदर जीईआरडी की प्रॉब्लम होती है, उस जीईआरडी की वजह से उनको फाइब्रोसिस हो रहा है, या फिर उन पेशेंट्स के अंदर टीजीएफ बीटा ज़्यादा होता है। टीजीएफ बीटा इज द मॉलिक्यूल दैट लीड्स टू फाइब्रोसिस, राइट। अब चाहे किसी भी वजह से फाइब्रोसिस हुआ है, चाहे माइक्रो एस्पिरेशन ऑफ एसिड की वजह से हुआ है या टीजीएफ बीटा की वजह से हुआ है, जैसे जैसे फाइब्रोसिस होगा ना, इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स नॉट अ ओवरनाइट प्रोसेस, इट विल टेक डिकेड्स एंड दिस डिजीज विल प्रोग्रेस। देयर इज गोइंग टू बी प्रोग्रेसिव शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। पेशेंट को धीरे धीरे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बढ़ता रहेगा।
एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज इफ यू सी द लंग्स विल लुक लाइक दिस। आप देखो पूरे लंग्स जो एकदम फाइब्रोज्ड हो गए, एकदम से जल गए ऐसा लग रहा है, बिकॉज वो एसिड गया अंदर। दे आर कंप्लीटली फाइब्रोज्ड, दे आर कंप्लीटली ड्राई। तो इस पेशेंट को देयर इज गोइंग टू बी प्रोग्रेसिव शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ प्लस देयर इज गोइंग टू बी ड्राई कफ। जब ये पेशेंट आपके पास आएगा, व्हेन यू डू द ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन यू माइट गेट क्लबिंग इन द फिंगर्स। हमने क्लबिंग को पहले डिस्कस किया है ब्रोंकिएक्टेसिस वाले चैप्टर में, तो इसके अंदर क्लबिंग देखने को मिल सकता है। प्लस इसका जब हम ऑस्कल्टेशन करेंगे तो क्या होता है कि जब ये पेशेंट ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर रहा होता है ना, तो ये देखिए आप ये लंग्स को देखिए, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज जब ये इंस्पिरेट और एक्सपिरेट करता है, लंग इन्फ्लेट डिफ्लेट हो रहे हैं, तो ये जो फाइब्रोटिक सेप्टास है ना ये टूटते हैं, तो हमें वो आवाज़ आती है, वो फाइब्रोटिक सेप्टा के टूटने की आवाज़ हमें ऑस्कल्टेशन में सुनाई देती है। और वो आवाज़ सिमिलर होती है जब हम आपके सैंडल्स का जो वेलक्रो खोलते हैं ना, तो जो आवाज़ आती है ना सेम चर करके, वैसी आवाज़ आएगी। तो इसके अंदर जो क्रेपिटेशन आपको सुनाई देते हैं, जो आवाज़ आपको सुनाई देती है, जो द सेम इज द वेलक्रो ऑफ द सैंडल, जो वेलक्रो खोलने पे जो आवाज़ आती है ना, सेम वैसी आवाज़ यहाँ पे आती है ऑस्कल्टेशन में। सो दिस इज कॉल्ड एज वेलक्रो क्रेपिटेशन और सेलोफोन क्रेपिटेशन। Velcro or cellophane crepitation that is going to be there. The investigation of choice in this patient IPF is the HRCT. When you are going to do the HRCT, you will have this very peculiar honeycombing appearance. Here you can see the honeycombing appearance. Honeycomb जैसा दिख रहा है ये पैटर्न. So this is मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिख रहा है. So on HRCT we are going to have the honeycomb pattern. When you will do the biopsy, in the biopsy of the lung, you are going to have the UIP pattern. वैसे तो हमें बायोप्सी की जरूरत ही नहीं पड़ती, बायोप्सी में हमें UIP पैटर्न दिखेगा, दैट इज कॉल्ड एज द यूजुअल इंटरस्टिशियल न्यूमोनाइटिस पैटर्न. In the biopsy we will have the UIP pattern. When it comes to treatment, अब क्योंकि इस पेशेंट में फाइब्रोसिस हो रहा है उसको हमें रोकना है, और मैंने इसकी दो थ्योरी बताई आपको. एक तो जिन लोगों को GERD होता है उनमें ये देखने को मिलता है. सो यू आर गोइंग टू डिक्रीज द GERD. GERD के लिए यू विल गिव द PPI, प्रोटोन पंप इनहिबिटर दोगे सच एज पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल. टू डिक्रीज द फाइब्रोसिस we are going to give the anti-fibrotic agent such as perfenidone, perfenidone देते हैं, nintedanib दे सकते हैं. These are the drugs to be given. जो ये इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस होता है, इसका प्रोग्नोसिस कैलकुलेट करने के लिए हम स्कोर कैलकुलेट करते हैं, गैप स्कोर. जस्ट अ फैंसी नेम टू रिमेंबर, गैप स्कोर. तो मैंने आपको IPF के बारे में बताया. अब देखिए अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, जब भी हमारे पास ILD का पेशेंट आ रहा है हमें उसकी ईटियोलॉजी पता करनी थी. तो सबसे पहले हमने पूछा था उसको एक्सपोजर के बारे में, उसने मना किया कोई एक्सपोजर नहीं है. फिर हमने पूछा कोई आपको डिजीज है इनमें से, उसने कहा नहीं है. तो फिर हमने कहा इसको इडियोपैथिक है, और बायोप्सी में हमें ये 5 फाइंडिंग मिल सकती थी. सबसे कॉमनली मिलता है UIP पैटर्न. अगर UIP पैटर्न आता है तो इसको हम बोलते हैं इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस. और अभी तक हमने इस इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस को डिस्कस किया है. अब हम डिस्कस करेंगे NSIP, RBILD, D-squamative एंड AIP को. तो द नेक्स्ट वन दैट वी आर डिस्कसिंग इज ये, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल इन दिस एंटायर चैप्टर. अगर वो बोलते हैं कि एक पेशेंट है वो स्मोकर है और उसको ILD हो गया है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, तो आपको देखना है कि वो ILD अपर लोब में हुआ है या लोअर लोब में हुआ है. अगर स्मोकिंग के साथ ILD दिया है ना, तो देयर आर ओनली 2 ILDs विच आर पॉसिबल. अगर अपर लोब में ILD हुआ है स्मोकिंग की वजह से, द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज RBILD. और लोअर लोब में हुआ है देन इट इज D-squamative ILD. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस. 2 ही ऐसा ILD है जो स्मोकिंग के साथ होते हैं. जब मैंने पूरा चैप्टर चालू किया था तो मैंने आपको बोला था कि हम सारी इन्फॉर्मेशन उस फ्लो चार्ट में लिख लेंगे. तो स्मोकिंग के साथ 2 ILD देखने को मिलते हैं, RBILD एंड D-squamative. तो ये भी हम उस फ्लो चार्ट में लिख लेते हैं. अगर उन्होंने बोला है कि स्मोकिंग के साथ ILD हुआ है, तो हमें देखना है कि अपर लोब में है या लोअर लोब में है.
अगर अपर लोब में तो RBILD है, लोअर लोब में है तो डी स्क्वामेटिव है, राइट। अब हमारे को डिस्कस करना है NSIP को और AIP को, राइट। सो स्मोकिंग के साथ देयर आर 2 ILDs एसोसिएटेड, अपर लोब में RBILD, लोअर लोब में डी स्क्वामेटिव। RBILD की फुल फॉर्म होती है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोलाइटिस लिंक्ड ILD। respiratory bronchiolitis linked ILD. Then the next that is we are discussing is the NSIP. ये NSIP में that is generally seen in more commonly in the young females. Young females के अंदर देखने को मिलता है. It is associated with Sjogren syndrome. NSIP is associated with Sjogren syndrome. Sjogren syndrome we have discussed in the connective tissue that Sjogren syndrome के अंदर the patient is going to have dry eyes, dry mouth. जॉगरन सिंड्रोम में क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम एक गलत एंटीबॉडी बना देता है और वो गलत एंटीबॉडी जो होते हैं हमारे ग्लैंड्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो उसकी वजह से ड्राई आई, ड्राई माउथ हो जाता है। सो जिनको जॉगरन सिंड्रोम होता है उनके अंदर NSIP ILD होने के चांस होते हैं। NSIP स्टैंड्स फॉर नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल न्यूमोनाइटिस। सो इट इज एसोसिएटेड विद जॉगरन सिंड्रोम। जब हम इसमें HRCT करते हैं, जब HRCT थोरेक्स करते हैं, तो दिस इज द फाइंडिंग दैट यू आर गोइंग टू सी। This is like a ground glass opacity. So GGOs will be there. Ground glass opacities are there. And this is one of the ILD which is very good responsive to steroid. जब हम स्टीरॉयड देते हैं तो ये बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिखाता है NSIP, और स्टीरॉयड देने से ठीक भी होने लग जाता है। सो इट हैज़ अ रिलेटिवली गुड प्रोग्नोसिस NSIP. So NSIP, it is seen in young females associated with the Sjogren syndrome and it is steroid responsive. Steroid responsive. So again ये वाले पॉइंट भी हम उस फ्लो चार्ट में लिख लेते हैं जहाँ पे NSIP लिखा हुआ है। NSIP जो पैटर्न होता है, NSIP it is associated with Sjogren syndrome. On the HRCT we will have the GGO, ground glass opacity, and the treatment is steroid. दिस इज द NSIP पैटर्न। जो सबसे लास्ट ILD हमको डिस्कस करना है दैट इज AIP पैटर्न। व्हाट इज AIP? इज एक्यूट इंटरस्टिशियल न्यूमोनाइटिस पैटर्न, एक्यूट इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेमन-रिच सिंड्रोम। अब देखो, मैंने अभी तक जितने भी ILD आपको बोले ना, वो क्या हो रहे थे कि वो डेवलप होने में डिकेड्स लगते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। ये अकेला ऐसा ILD है जो एक्यूट है, इट इज एक्यूट इन नेचर। तो इसके अंदर क्या होता है, for example here is the representation of the alveoli and here is the blood capillaries. So इस पेशेंट के अंदर ये जो इंटरस्टिशियम है ये बहुत थिक हो जाएगा, और ये थिक होगा बहुत ही फास्ट। द इंटरस्टिशियम विल बिकम वेरी थिक एंड दिस इज गोइंग टू हैपन वेरी फास्ट इन अ सेंस कि ये डिजीज प्रोग्रेस कर जाती है 1 साल के अंदर अंदर। सो इन एक्यूट इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया there is going to be thick interstitium. There is going to be thick interstitium, and that thick interstitium is going to occur within 1 year of span. 1 साल के अंदर अंदर प्रोग्रेस करता है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्यूट इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया। दैट इज द ओनली ILD एक्चुअली विच इज एक्यूट इन नेचर। इट हैज अ वेरी पुअर प्रोग्नोसिस, और रादर आई विल से इट हैज अ वर्स्ट प्रोग्नोसिस। देयर इज नो ट्रीटमेंट एक्चुअली। 1 साल के अंदर अंदर पूरा लंग ही खराब हो जाता है। वी नीड टू गो फॉर लंग ट्रांसप्लांट, बट दैट ऑल्सो हैज़ अ वेरी लॉन्ग वेटिंग, प्लस दैट डज नॉट हैव अ वेरी गुड रिजल्ट ऑल्सो। ओवरऑल रिजेक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। सो एक्यूट इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया अगर किसी को हो जाता है, मान लीजिए आपने बायोप्सी की, लंग बायोप्सी, उसमें AIP पैटर्न आ रहा है, तो आप बेसिकली उस पेशेंट को लेबल कर रहे हो कि उस पेशेंट की 1 साल के अंदर अंदर डेथ हो जाएगी अगर आप AIP का डायग्नोज कर रहे हो, बिकॉज देयर इज नो ट्रीटमेंट एक्चुअली। There is no treatment. So if your diagnosis is AIP, you have to cross check it twice. First telling to the patient, हम cross check करते हैं कि यार सही में इसको AIP है क्या। अगर AIP है then there is no possibility that we are going to save this patient. So if I go to the flow chart to write down this information also, the AIP is the only acute one and it will have the worst prognosis. तो आप देखो, हमने वो जो फ्लो चार्ट बनाया है इसमें सारी इंफॉर्मेशन हमने यहीं लिख दी।
सबसे पहले हमने कभी भी पेशेंट आ रहा है जिसको आईएलडी हुआ है, उसका फाइब्रोसिस हो रखा है लंग में, तो हमने सबसे पहले पूछा एक्सपोजर तो नहीं है इनमें से किसी का, आपको इनमें से कोई डिजीज तो नहीं है। अगर वो मना करता है इट्स इडियोपैथिक, यू कैन गो फॉर बायोप्सी। बायोप्सी के अंदर ये 5 माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग होती है, यूआईपी, एनएसआईपी, इनमें से कुछ कुछ मिलेगा। सबसे कॉमनली मिलता है यूआईपी। अगर यूआईपी आता है तो इस डिजीज को हम बोलते हैं आईपीएफ, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। अगर वो पेशेंट स्मोकर है और उसको आईएलडी हुआ है तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो उसको आरबी आईएलडी होगा या डीस्क्वामेटिव होगा। हमें ये देखना है कि अपर लोब में हुआ है, लोअर लोब में हुआ है, एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन से दैट विच टाइप ऑफ आईएलडी इज हैविंग। देन द एनएसआईपी जो होता है, इट इज सीन इन यंग फीमेल्स, इट्स गोइंग टू बी स्टेरॉइड रेस्पॉन्सिव एंड इट इज एसोसिएटेड विद जॉर्गन सिंड्रोम। The only ILD which is going to be acute, that is AIP, and it will have the worst prognosis, right? तो हमने ये सारे इस फ्लो चार्ट में जो भी डिजीज लिखे हैं इनको हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पे दो नाम और लिखे हुए हैं जो आपके लिए हो सकता है फेमिलियर नहीं है, लिम्फेंजियोमायोमाटोसिस एंड इओसिनोफिलिक लंग डिजीज। बाकी सब तो आपने पढ़ रखा है, जैसे कि रिमेटेड आर्थराइटिस, स्क्लेरोडर्मा, एसएलई, एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये सब हमने कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर में पढ़ा है। सार्कोडोसिस जो है ये हमने पल्मोनोलॉजी में पढ़ लिया है। तो बाकी सब तो हमने पढ़ रखा है। अब ये दो नए नाम है, लिम्फेंजियोमायोमाटोसिस एंड द इओसिनोफिलिक लंग डिजीज, एक बार इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सो व्हाट इज लिम्फेंजियोमायोमाटोसिस? लिम्फेंजियोमायोमाटोसिस में लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन यू आर गोइंग टू सी इन द नेम इटसेल्फ। देखिए, एक तो इस पेशेंट में क्या होगा कि देयर इज डैमेज टू द लिम्फेटिक्स। हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर लिम्फेटिक्स डैमेज हो जाते हैं ना, तो उसकी वजह से जो प्लूरल इफ्यूजन होता है वो एकदम वाइट कलर का होता है। अगर आपको ध्यान से याद है, मैंने प्लूरल इफ्यूजन वाले चैप्टर में पढ़ाया था, अगर लिम्फेटिक्स डैमेज हो जाएंगे तो जो प्लूरल इफ्यूजन होगा इट्स गोइंग टू बी वेरी वाइट लाइक अ मिल्क, दैट इज कॉल्ड एज काइलस प्लूरल इफ्यूजन। सो लिम्फेंजियोमायोमाटोसिस वाले पेशेंट में एक तो काइलस प्लूरल इफ्यूजन होता है, दूसरा इनके अंदर एंजियोमायोमास होते हैं। Angiomayomas are the tumors which you might find in the kidney. So this patient will have the flank pain. इसको किडनी वाले एरिया में या पीछे की तरफ दर्द होता रहता है। The third thing that you are going to see is you will see multiple cyst in the lungs. Cystic lesions will be there in the lungs. Here you can see the cystic lesions in the lungs. बहुत सारे cystic lesions you will see in the lungs. If you are able to see this combination, it's called as lymphangiomyomatosis. काइलस प्लूरल इफ्यूजन हो रखा है, साथ में पेशेंट को किडनी में एंजियोमायोमास हो रखे हैं जिसकी वजह से पेन हो रहा है, और साथ में देयर आर मल्टीपल सिस्ट आर देयर। दिस इज कॉल्ड एज लिम्फेंजियोमायोमाटोसिस। इस पेशेंट के अंदर HMB45 पॉजिटिव आता है, और इस ट्रीटमेंट के लिए वी कैन यूज सिवरोलिमस। वी कैन ट्राई सिवरोलिमस इन दिस पेशेंट। Then the next that we have to discuss is eosinophilic lung disease. Actually eosinophilic lung disease group के अंदर 3 disease आते हैं. There are 3 disease which comes under this category. One is the Churg-Strauss syndrome, Loeffler syndrome and ABPA. ये 3 डिजीज आते हैं जो इओसिनोफिलिक लंग डिजीज होती है, मतलब कि इओसिनोफिल बढ़ते हैं और साथ में पेशेंट को लंग में आईएलडी देखने को मिलता है, फाइब्रोसिस देखने को मिलता है। ये 3 डिजीजेस हैं। तो एक तो क्वेश्चन ये आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इओसिनोफिलिक लंग डिजीज? कौन सा इओसिनोफिलिक लंग डिजीज नहीं है? द आंसर इज पल्मोनरी इओसिनोफिलिक ग्रेनुलोमा. Pulmonary eosinophilic granuloma is not a eosinophilic lung disease. It's not a eosinophilic lung disease. Not a eosinophilic lung disease. So एक तो all except question हो गया. All of the following are eosinophilic except what? Except pulmonary eosinophilic granuloma. इसके अंदर ऐसा नहीं होता. ये 3 ही डिजीज इस ग्रुप में आती है, Churg-Strauss, Loeffler and ABPA. What is ABPA is? कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं, they are allergic to Aspergillus fumigatus. जब भी वो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस के कांटेक्ट में आते हैं, देयर इज गोइंग टू बी ब्रोंकोस्पाज्म, मतलब कि अस्थमा जैसे सिम्टम आ जाते हैं. सो अगर एस्परजिलस फ्यूमिगेटस की वजह से देयर इज गोइंग टू बी ब्रोंकोस्पाज्म, एलर्जिक रेस्पॉन्स आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एबीपीए. सो यूजिनोफिलिक लंग डिजीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, व्हाट आर द डिजीज व्हिच कम्स अंडर दिस कैटेगरी? दीज आर द 3. द फोर्थ वन इज गोइंग टू बी द आंसर.
The next thing that is to be remembered in the interstitial lung disease, that there are some interstitial lung disease which involves the upper lobe and there are some which involves the lower lobe. This is the second table which is very important in this entire chapter. एक तो मैंने आपको बताया था स्मोकिंग वाला टेबल. अगर वो बोलते हैं स्मोकर को आईएलडी है तो दो ही पॉसिबिलिटी, आरबी आईएलडी और द डी स्क्वामेटिव. तो अपर लोब में था आरबी आईएलडी, लोअर लोब में था डी स्क्वामेटिव. हमने ऊपर ये वाला टेबल पढ़ा था स्मोकर वाला. दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट. द सेकंड टेबल विच इज इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, दिस इज दिस वन, कि कुछ ऐसे आईएलडी होते हैं जो अपर लोब में फाइब्रोसिस कराते हैं, कुछ लोअर लोब में कराते हैं. तो कौन कौन से होते हैं जो अपर लोब में कराते हैं? तो आप देखो अपर लोब जो होता है थोड़ा सा शार्प होता है. सो द न्यूमोनिक फॉर द अपर लोब आईएलडी इज शार्प. अगर सार्कोडोसिस की वजह से आईएलडी होता है तो अपर लोब में होगा. हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस होता है, उसकी वजह से होगा तो अपर लोब में होगा. I will explain you what is hypersensitive pneumonitis is. A stands for ankylosing spondylitis. R stands for RBILD. And P stands for pneumogoniosis. Except mesothelioma. And or rather I will say not mesothelioma, will say asbestosis. क्योंकि एस्बेस्टोसिस से ही मीजोथीलियोमा हो रहा है. तो आप देखो कि अपर लोब में कौन कौन से डिजीज अपर लोब में आईएलडी कराते हैं. तो शार्प कराता है. शार्प स्टैंड्स फॉर सार्कोडोसिस, हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, देन आरबीआईएलडी एंड न्यूमोकोनियोसिस. बाकी के जो भी बच गए वो सारे लोअर लोब में कराते हैं. रिमेनिंग ऑल विल लीड टू आईएलडी इन द लोअर लोब्स. तो ये क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी डिजीज अपर लोब में कराएगी, एक्सेप्ट द न्यूमोनिक फॉर द अपर लोब इज शार्प. अब यहाँ पे हम है ना एक और टॉपिक को थोड़ा सा टच कर लेते हैं, दैट इज न्यूमोकोनियोसिस. न्यूमोकोनियोसिस वैसे आप पीएसएम में भी पढ़ते हैं. दीज आर द ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज. जो लोग ऑर्गेनिक डस्ट वाले एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं उनके लंग्स खराब हो जाते हैं. इनऑर्गेनिक डस्ट में काम कर रहे हैं उनके भी लंग्स खराब हो जाते हैं. जो लोग ऑर्गेनिक डस्ट वाली फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और ऑर्गेनिक डस्ट से अगर लंग खराब हो जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस. हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस. अब हमें ये देखना होता है कि कौन सा ऑर्गेनिक डस्ट का एक्सपोजर हुआ है, कि वो कॉटन की फैक्ट्री में काम कर रहा था, शुगर केन की फैक्ट्री में काम कर रहा था. अगर वो शुगर केन की फैक्ट्री में काम कर रहा था और लंग खराब हो गए, दैट इज कॉल्ड एज बगासोसिस. अगर कॉटन डस्ट से प्रॉब्लम हुई है, दैट इज बिसिनोसिस. कुछ लोगों को कुछ ऐसे एनवायरनमेंट में काम करते हैं जिसके अंदर बहुत फंगल एक्सपोजर होता है, और फंगल भी एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है. अगर ये फंगस अंदर जाता रहता है तो भी आईएलडी करा सकता है. अगर फंगस की वजह से हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज फार्मर्स लंग. द फंगस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, यहां पे जो हम फंगस की बात कर रहे हैं, दिस फंगस इज द एग्जाम्पल ऑफ द फंगस इज सेकेरोपोलिस्पोरा. सेकेरोपोलिस्पोरा फंगस से होता है. सो जब भी कभी भी ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज की बात होती है तो हमें ये देखना होता है कि पेशेंट कौन से एनवायरनमेंट में काम कर रहा है. ऑर्गेनिक डस्ट से अगर प्रॉब्लम हो रही है तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल, बगासोसिस, बिसिनोसिस, फार्मर्स लंग. इसके अंदर कंटिन्यूस एक ऑर्गेनिक डस्ट अंदर जाता रहता है और लंग में फाइब्रोसिस करा देता है. अगर पेशेंट एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहा है जहाँ पे कंटिन्यूसली इनऑर्गेनिक डस्ट यानी कि मिनरल का एक्सपोजर हो रहा है, जैसे कि आयरन, सिलिका, तो उसकी वजह से अगर लंग खराब हो रहा है, बार बार आयरन अंदर जा रहा है, सिलिका अंदर जा रहा है और उसकी वजह से खराब हो रहा है, तो इन डिजीज को हम बोलते हैं मिनरलोकोनियोसिस. दिस डिजीज आर कॉल्ड एज मिनरलोकोनियोसिस. मिनरलोकोनियोसिस में जैसे कि मान लीजिए किसी को एस्बेस्टोस के एक्सपोजर से प्रॉब्लम हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज एस्बेस्टोसिस. सिलिका से हुआ तो सिलिकोसिस, और आयरन से हुआ तो सिडरोसिस. एस्बेस्टोसिस जो होता है ये अकेला ऐसा है जो लोअर लोब में होता है, बाकी सारे के सारे तो अपर लोब में होते हैं. मैंने आपको बताया था इससे जस्ट पहले वाली टेबल मैंने आपको बताया था अपर लोब में कौन कौन से होते हैं, तो सारे के सारे न्यूमोकोनियोसिस अपर लोब में आते हैं एक्सेप्ट ऑफ एस्बेस्टोसिस.
एस्बेस्टोसिस लोअर लोब में आईएलडी कराता है, बाकी सारे तो अपर लोब में कराते हैं. सो एस्बेस्टोसिस विल लीड टू लोअर लोब आईएलडी. इनफैक्ट एस्बेस्टोसिस की वजह से क्या होता है कि देयर इज गोइंग टू बी प्लूरल थिकनिंग. प्लूरा जो होती है वो थिक हो जाती है और अल्टीमेटली उसके अंदर मेलिग्नेंसी हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज मीजोथीलियोमा. मेसोथीलियोमा देखने को मिलता है. सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ आईएलडी दैट वी आर हैविंग. यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट और लिखे हुए हैं. अगर किसी को रिमेटेड आर्थराइटिस के साथ में न्यूमोकोनियोसिस होता है, रिमेटेड आर्थराइटिस और न्यूमोकोनियोसिस साथ में हो गया, दैट इज कॉल्ड एज कैप्लन सिंड्रोम. अगर किसी को बिसिनोसिस है, बिसिनोसिस हमने पढ़ा था, जो लोग कॉटन फैक्ट्री में काम करते हैं, कॉटन डस्ट का एक्सपोजर होता है, उनको बिसिनोसिस होता है. तो जो बिसिनोसिस वाले पेशेंट होते हैं, अगर हम उनका बाल करते हैं, ब्रोंको एल्वेोलर लावाज करते हैं, एक तो उसके अंदर हमारे को लिम्फोसाइट ज़्यादा देखने को मिलता है. दूसरा एक इनके अंदर बहुत ही पिक्यूलियर फीचर देखने को मिलता है कि ये लोग ये बोलते हैं कि जब भी ये फैक्ट्री के अंदर जाते हैं ना, तो इनको चेस्ट में टाइटनेस फील होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है. मतलब कि जब भी इनको कॉटन का एक्सपोजर होता है प्रॉब्लम होती है, और जब ये घर पे होते हैं प्रॉब्लम नहीं होती. जैसे संडे संडे तो घर पे होते हैं, संडे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मंडे को जैसे जाएंगे फैक्ट्री के अंदर जाएंगे, कॉटन का एक्सपोजर होगा, फिर एकदम से इनको टाइटनेस फील होती है. इसीलिए बिसिनोसिस का दूसरा नाम हो जाता है मंडे चेस्ट टाइटनेस सिंड्रोम. मंडे चेस्ट टाइटनेस सिंड्रोम. और इन पेशेंट में क्लिनिकल फीचर कैसे डिक्रीज होते हैं? द क्लिनिकल फीचर इज डिक्रीज इफ एक्सपोजर इज रिमूव्ड. अगर एक्सपोजर रिमूव कर देते तो क्लिनिकल फीचर भी डिक्रीज हो जाते हैं. राइट. सो दीज आर सम ऑफ द एक्स्ट्रा पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड. देन देर आर सम रेडियोलॉजी पॉइंट दैट वी कैन कोरिलेट हियर विद द न्यूमोकोनियोसिस. आप देखिए इस वाले इमेज में, देखिए हियर यू कैन सी दैट द प्लूरा इज बिकमिंग थिक. यहाँ पे प्लूरा थिक हो गया है एंड इट इज टर्न मेलिग्नेंट. इतना थिक प्लूरा हो गया, मेलिग्नेंट हो गया. दिस इज द मीजोथीलियोमा. This thick pleura, you can see it has turned malignant. Here you can see mesothelioma. If you see the second one, you can see some white discrete nodules. These are the discrete calcifications that you can see. These some white nodules that you can see, that can be seen in silicosis. Those who are working in the silica factory, we can have this finding. The next one that you can see here is the representation of the lung. What you can see is कि हाइलम एरिया में जो लिम्फ नोड है ना, उसके अंदर आप देखो कैल्सिफिकेशन हो गया है. और ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरे लिम्फ नोड के ऊपर कैल्सिफिकेशन हो गया, जैसे कि कोई उसके ऊपर, जैसे इट्स लुकिंग लाइक अ एग शेल. अंडे का जो कवर होता है वैसा दिख रहा है, पूरे के पूरे लिम्फ नोड के ऊपर ऐसा कैल्शियम जमा हो गया, पूरा व्हाइट कलर का दिख रहा है. राइट. दिस इज कॉल्ड एज एक्सेल कैल्सिफिकेशन. Axial calcification. This axial calcification can be seen in multiple conditions. Axial calcification can be seen in silicosis, can be seen in scleroderma. Axial calcification can be seen in silicosis, scleroderma. It can be seen in hemocytosis or hemochromatosis. So it can be seen in multiple, even amyloidosis can have the axial calcification. Silicosis, scleroderma, amyloidosis, they can have the axial calcification. So these are some of the radiology findings to be remembered. The pleural thickening is seen in asbestosis, that is mesothelioma. Then the white discrete nodules, they are seen in the silicosis, and here is the axial calcification that can be seen in silicosis, scleroderma. Now let's write down the summary of the ILD. There are some drugs which can lead to ILD. The important examples were amiodarone, methotrexate, bleomycin, busulfan, nitrofurantoin. These are some of the drugs. There are few ILDs which involves the upper lobe. The mnemonic was sharp.
S stands for sarcoidosis. I am writing here. Sarcoidosis. Hypersensitive pneumonitis. A stands for ankylosing spondylitis. R stands for RBILD. एंड P stands for pneumoconiosis. सारे के सारे pneumoconiosis जो होते हैं वो अपर लोब में कराते हैं, एक्सेप्ट कैन यू टेल मी which pneumoconiosis occurs in the lower lobe? Yes, it is asbestosis. देन अगर इनऑर्गेनिक डस्ट से प्रॉब्लम हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज मिनरलोकोनियोसिस. अगर ऑर्गेनिक डस्ट से प्रॉब्लम हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस. There are only two ILDs which are associated with smoking. It's a very important MCQ. हमें ये देखना होता है, अगर स्मोकर में ILD के बारे में बोला है तो हमें देखना है कि अपर लोब में हो रहा है या लोअर लोब में हो रहा है. अगर अपर लोब में हो रहा है, द आंसर इज RBILD. लोअर लोब में हो रहा है, इट इज डिस्क्वामेटिव ILD. मंडे चेस्ट टाइटनेस सिंड्रोम, इट इज द अदर नेम ऑफ बिसिनोसिस. कॉटन डस्ट से प्रॉब्लम हो रहा है. जब भी पेशेंट कॉटन फैक्ट्री के अंदर जा रहा है तो उसको प्रॉब्लम हो रहा है, चेस्ट टाइटनेस फील हो रहा है. अगर रिमेटॉइड आर्थराइटिस और न्यूमोकोनियोसिस साथ में होता है, दैट इज कॉल्ड एज कैप्लन सिंड्रोम. So these are the points to be remembered when it comes to ILD. The most important thing in this chapter is, आपको हो सकता है कि बहुत सारे नाम ऐसे नए नए लग रहे होंगे ना, तो थोड़ा सा एक्लेमेटाइज होने में टाइम लगता है, फेमिलियर होने में टाइम लगता है. लेकिन अगर आप इस फ्लो चार्ट को आप दिमाग में रखेंगे ना, तो मोस्ट ऑफ द MCQs विल बी करेक्ट फ्रॉम दिस फ्लो चार्ट. जब भी ILD आता है, हमारे दिमाग में आना चाहिए फाइब्रोसिस. सबसे पहले पता करो कि किसी एक्सपोजर की वजह से तो नहीं हुआ है, कोई दूसरा डिजीज तो नहीं है. अगर कुछ भी नहीं है तो इट्स इडियोपैथिक. देन यू गो फॉर लंग बायोप्सी. You might get any of these 5 microscopic finding, and based on that you can make your diagnosis, right? Thank you.